नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल चौधरी और आज है सेशन नंबर 140। राइट, जुडिशरी की पार्ट हम कर रहे हैं। जुडिशरी की सीरीज आप मेरे साथ कर रहे हैं, न्यायपालिका। तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था। सर ये सवाल क्यों? अरे जवाब दोगे तो उसी में आपको आंसर मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था। राइट, मैंने बताया भी था याद रखने का तरीका आपको। चलिए, तो जनवरी का करंट अफेयर हम लेंगे आज के सेशन में। पार्ट 2 लेंगे, भाग 2। भाग 1 हो चुका है, उसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चंस ले लिए थे। आज अगले टॉप 25 क्वेश्चंस। तो एक तरीके से हमारी एक सीरीज रहती है जिसमें हम आपको मंथली 100 एमसीक्यूज तो ऐसे दे देंगे रिवीजन के लिए, जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो आईबीएससी आयोग का एग्जाम हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो, उसमें थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सके। एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी एग्जाम्स हो, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अपने अच्छे से नोट्स आप बनाते रहें, सेशन को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, किसान कल्याण मिशन कैंपेन। किसान कल्याण मिशन कैंपेन लॉन्च्ड बाय। 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम। हिंट दूं आपको? हिंट बहुत सिंपल सा है। उस राज्य में 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। राइट, तो क्या होना चाहिए बताइए? किसान कल्याण मिशन कैंपेन लॉन्च्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? एमिंग एट डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो जो किसानों की आय है उनको दुगना करने के हिसाब से ये मिशन जो है, ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है? तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने की बात कही गई है। खुद वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरे सवाल पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन वर्थ यूएसटी, यानी कि यूएस डॉलर। तो वर्ल्ड बैंक ने एक लोन साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो वो जो अमाउंट है वो कितना है? पहला ऑप्शन है 100 मिलियन, दूसरा है 105 मिलियन, तीसरा है 110 मिलियन, चौथा है 120 मिलियन। आपके लिए आज का दूसरा सवाल। पहला सवाल तो मैं पूछ चुका कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था। दूसरा सवाल आपके लिए आज का यह है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? राइट, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल कन्वर्जन रेट का। आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 105 मिलियन। 105 मिलियन डॉलर का जो है वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक लोन जो है वो साइन किया है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मतलब इंडियन रुपीस में, तो ये रफली 767 करोड़ 765 करोड़ के आसपास ये आपका बनेगा। तीसरे सवाल पे चलते हैं कि विच बैंक विल प्रोवाइड द सर्विस अकाउंट नेम्ड एज शौर्य सैलरी अकाउंट टू इंडियन आर्मी पर्सनल। तो एक शौर्य सैलरी अकाउंट बन रही है, जो भी इंडियन आर्मी के जो बंदे हैं, जो मतलब हमारे फौजी भाई लोग हैं, उनके लिए ये जो बैंक है, कौन बैंक है ये आपको बताना है। वो एक सर्विस अकाउंट शुरू करने जा रही है। पहला ऑप्शन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा बंधन बैंक, चौथा आईसीआईसीआई। क्या होना चाहिए सही जवाब बताइए मुझे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है ये वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। याद रखिएगा, शौर्य सैलरी अकाउंट, ये आप याद रखना। चौथे सवाल पे चलते हैं। आरबीआई रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स पीआईडीएफ स्कीम। तो पीआईडीएफ में आई क्या चीज है? आरबीआई ने भी ये लॉन्च किया है पीआईडीएफ स्कीम। तो इसमें आई क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस या इंडिया? क्या होना चाहिए सही जवाब? पीआईडीएफ। कुछ आइडिया लगा सकते हैं? गेस वर्क भी तो काम करते हैं ना। एंड द करेक्ट आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है पीआईडीएफ स्कीम? पीआईडीएफ जो है आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो बी यानी कि आई का मतलब है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसको लेके एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई है। मैं लगे हाँ तो आपको थोड़ी दूसरी जानकारी भी इससे रिलेटेड दे दूं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको लेके एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई है, जिसको जो चेयर करेंगे वो कौन करेंगे? बीपी कनुंगो। बीपी कनुंगो। अब बीपी कनुंगो कौन है? बीपी कनुंगो जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। तो आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर है बताइए मुझे। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है। लेंगे, इस पे भी एक सवाल है, आगे देखते हैं। चारों के नाम बताऊंगा मैं आपको। पांचवें पे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में ऐसा हुआ है कि पहली बार डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो निकाली गई है। और उसमें कौन अपॉइंट हुए हैं ये पूछा गया। अपॉइंटमेंट से भी सवाल आते रहते हैं।
पहला ऑप्शन है अभिषेक यादव, दूसरा है उदांता सिंह, तीसरा है प्रीतम कोतल, चौथे हैं सुनील छेत्री। क्या होना चाहिए? एंड करेक्ट आंसर इज, बताइए मुझे, थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं आपको क्योंकि कईयों की शिकायत है कि सर गिव अस सम टाइम टू थिंक, तो लीजिए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कौन होंगे? और ये हैं अभिषेक यादव। ये नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट पोस्ट ऐसी बनाई गई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स एक्चुअली होता क्या है कि जैसे वॉर टोन जो एरियाज होते हैं तो वहाँ पे सिविलियंस की भी काफ़ी मौत हो जाती है और काफ़ी लोग घायल होते हैं, तो उसमें काफ़ी फैमिली भी तबाह हो जाती है। उसमें जो अनाथ बच जाते हैं उनके लिए एक तरीके से जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन कौन से दिन पे मनाया जाता है? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी या 10 जनवरी? क्या होना चाहिए सही आंसर? एंड करेक्ट आंसर इज 6 जनवरी। 6 जनवरी को क्या एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। सातवें पे चलते हैं। कौन सा साल 8वां सबसे गर्म साल था भारत में 1901 के बाद एज पर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो आईएमडी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च की है। रिपोर्ट का नाम मैं आपको बता देता हूं, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020। स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट जो है आईएमडी ने निकाली, उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि 1901 के बाद 8वां सबसे गर्म साल जो रहा वो कौन सा रहा? 2020। सो 2020 इज द 8th वार्मेस्ट ईयर एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए, तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल पूछ लेते हैं लगे हाथों कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो भारत के किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट? कौन से मंत्रालय के अंदर आता है बताइए। पार्टिसिपेशन अच्छा रखिए, जोश में रखिए, बिल्कुल अच्छे के साथ। 8वें सवाल की ओर चलते हैं। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020, एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 ये कहां पर हेल्ड होगा? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आसाम में? क्या होना चाहिए? एंड करेक्ट आंसर इज 2 डे मनाया जाता है, 2 दिन का होता है ये सेंसस, 2 डे एशियन वाटर बर्ड सेंसस। एंड करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो हेल्ड होगा। 9वें सवाल की ओर चलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग 600 मेगावाट, ये नंबर भी याद रखेगा, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा, गंगा, बेतवा या सोन? क्या होना चाहिए सही जवाब? ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ना, मैं आपको डैम का नाम बता देता हूं, तो आप गेस कीजिए कि ये डैम कौन सी नदी पे है। ये है ओमकारेश्वर डैम, राइट। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है खांडवा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये डैम है, ठीक। और ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी का 600 मेगावाट का, ये जो प्रोजेक्ट है 2022-23 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपको पता चल गया होगा, मध्य प्रदेश का नाम मैं ले चुका हूं। सो करेक्ट आंसर इज नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर ये बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा है, एक लगा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का, आईएफसी का, दूसरा कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड बैंक ने, और तीसरा पावर ग्रिड ने। तो इन तीनों ने मिलकर इसमें इन्वेस्ट करने का जो है सोचा है, उनका ही पैसा इसमें लगेगा। क्लियर है आपको? 10वें सवाल पे चले। स्कूल बैग पॉलिसी, ये जो स्कूल बैग पॉलिसी है ना, ये हाल ही में अभी किसने लॉन्च की है? लॉन्च्ड बाय, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है पुदुचेरी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एंड द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली हैज लॉन्च्ड स्कूल बैग पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत क्या होगा? इस पॉलिसी के तहत ये बोला गया है कि जो वेट ऑफ बैग्स है, जो बच्चा टांगता है बैग्स अपने बैग पर, तो वो जो वेट ऑफ जो बैग्स है वो एट मैक्स सिर्फ 10% होना चाहिए किसके? बॉडी के वेट का। तो मान लीजिए कि अगर कोई 80 किलो का बच्चा है, ठीक है, तो उसका 10% तो 8 किलो तक ही वो जो है उसका बैग होना चाहिए। कोई 60 किलो का है तो वो 6 किलो तक ही उसका बैग होना चाहिए एट मैक्स, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि वेट ऑफ बैग्स कैन बी एट मैक्सिमम 10% और लेस देन ऑफ इट और लेस देन द स्टूडेंट बॉडी वेट। तो ये है स्कूल बैग पॉलिसी, किसने लॉन्च की? दिल्ली ने, ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़ सकते हैं।
आपके लिए जरूरी सूचना कि करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है। काफी अच्छा लग रहा है कि आप में से काफी लोग इसको पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, इसको पढ़िए, बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन है, आपको पूरी मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के सेक्शन को क्रैक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं 11वें सवाल की ओर से अब अपना आज का। नेम द कमिटी टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख फॉर्म्ड इन जनवरी 2021। तो जनवरी 2021 में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का काम क्या था कि लद्दाख जो अभी यूटी बन चुका है, ठीक है, तो जो लद्दाख है वहाँ की लैंग्वेज कल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करने का। तो इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, बेसिकली वही सवाल पूछा गया है। आर के माथुर, राइट, मनोज सिन्हा, जी के रेड्डी, यानी कि इनका पूरा नाम बता देता हूँ, गंगापुरम किशन रेड्डी, चौथा जितेंद्र सिंह। क्या होना चाहिए आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज आर के माथुर। नहीं नहीं, आर के माथुर नहीं है। आर के माथुर तो यहाँ के लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है और अभी भी हैं। फर्स्ट एंड द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज आर के माथुर। तो आर के माथुर नहीं है। मनोज सिन्हा कहाँ के हैं, आप ही बता दीजिए। जी के रेड्डी इज द करेक्ट आंसर। जी के रेड्डी की ही अगुवाई में ये कमेटी बनेगी टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख फॉर्म्ड इन जनवरी 2021। क्लियर है? 12वें सवाल पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इनमें से कौन से हैं? मैंने आपको बोला था ना कि एक का नाम तो मैं बता चुका हूं, ठीक है, बीपी कनुंगो। 4 ऑप्शन है आपके पास, राजन बाला, आर कौशिक, आर गिरिधरन या महेश जैन। कौन है बताइए मुझे। एंड द राइट आंसर इज महेश जैन। महेश जैन जो है ये भी एक डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। तो 2 का नाम तो आपने देख लिया मेरे साथ, बीपी कनुंगो, महेश जैन। 2 का नाम मैं आपको बता देता हूं, एम राजेश्वर राव इज द थर्ड एंड फोर्थ इज एमडी पात्रा। माइकल पात्रा कहते हैं उन्हें, एमडी पात्रा। तो माइकल पात्रा जो है, ये 4 जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। लगे हाथ तो एक और जानकारी आपको दे दूं कि आर गिरिधरन जो है ही इज द मैनेजर ऑफ आरबीआई। आर गिरिधरन क्या है? मैनेजर ऑफ आरबीआई। इनकी हाल ही में किताब लॉन्च हुई है, राइट अंडर योर नोज, ये इनकी किताब का नाम है। राइट, RIGHT वाला राइट, सही वाला राइट, राइट अंडर योर नोज, ठीक आपके नाक के नीचे। तो ये जो किताब है ये किसने लिखी है? आर गिरिधरन ने लिखी है। आर गिरिधरन कौन है? मैनेजर है किसमें? आरबीआई में। 4 डिप्टी गवर्नर का नाम आपको पता चल चुका है। चलिए आगे चलते हैं 13वें सवाल की ओर। कराकैल अ मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है ये, हैज द IUCN स्टेटस ऑफ, तो ये नाम है उनका कराकैल। तो ये मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, इनका IUCN स्टेटस है क्या? पहला ऑप्शन है एंडेंजर्ड, दूसरा है वल्नरेबल, तीसरा है एक्सटिंक्ट, चौथा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या होना चाहिए सही आंसर? एंड द राइट आंसर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनका IUCN स्टेटस है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? 14वें सवाल की ओर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2020 विल बी चेयर्ड बाय, UNSC है। तो आज के लिए आपका चौथा सवाल कि UNSC में कितने देश हैं? उन सभी देशों के नाम आप बता दीजिए। राइट, UNSC में कितने देश हैं, उन देशों के नाम आप लिस्टेड कर दीजिए। तो उनकी कमिटी बनी है काउंटर टेररिज्म कमिटी 2022 के लिए। इसको 2022 में कौन चेयर करेगा, मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा इंडिया, तीसरा US, चौथा चाइना। क्या होना चाहिए सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया जो है इसको चेयर करेंगे। साथ ही साथ इंडिया 2022 में 2 और कमेटी को, यानी UN की ही 2 और कमेटी है, टेररिज्म से ही रिलेटेड है, उसको भी चेयर करेंगे। तालिबान सैंक्शन कमेटी और लिबिया सैंक्शन कमेटी, ये दोनों को ही इंडिया चेयर करेगा। 15वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया 1, सून लॉन्च बाय इसरो डेवलप्ड इन, तो ये डेवलप कहाँ हुआ है? इसको लॉन्च तो इसरो करेंगे, तो ये डेवलप कहाँ हुआ है? ब्राजील, कतर, चिली या फिर कोलंबिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। ब्राजील में ये डेवलप किया जाएगा, राइट, या हो रहा है वहां पर। इसको जल्दी ही इसरो जो है वो लॉन्च करेगा। तो ब्राजील की, हमारी जैसे हमारी स्पेस एजेंसी जो है वो कौन है? इसरो है, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्राजील की भी तो कोई स्पेस एजेंसी होगी ना, तो वहां की जो एजेंसी है उनका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, NISR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च। ये भी आप नाम याद रखेगा। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, लॉन्च बाय इसरो, डेवलप्ड इन ब्राजील। चल सकते हैं आगे, चलिए 16वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th भारतीय प्रवासी दिवस 2021? तो जो 16वां भारतीय प्रवासी दिवस 2021 है, इसकी थीम क्या है? ग्लोरियस इंडियन डायस्पोरा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन,
ये तो मतलब लाजवाब ऑप्शन हो गया। तीसरा, अपना भारत अपनी शान। चौथा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या होगा बताइए मुझे। सबसे पहले तो यही है कि भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी थे वो आए थे 9 जनवरी को ही साउथ अफ्रीका से, राइट, लौटे थे वापस देश, तो उस संदर्भ में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी 2021 की, वो थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये आप ध्यान रखिएगा, दिस वाज द थीम फॉर दैट ईयर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग आत्मनिर्भर भारत। और इसके कन्वेंशन में, यानी जो कन्वेंशन डे था, इसमें जो गेस्ट आए थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। और प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम कौन है? सूरीनाम जो एक देश है, सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? सूरीनाम के प्रेसिडेंट है सांतोखी। तो सांतोखी वॉज द चीफ गेस्ट इन द भारतीय प्रवासी दिवस कन्वेंशन, राइट। चलिए आगे चलते हैं 17वें सवाल की ओर। वर्ल्ड हिंदी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व हिंदी दिवस सालाना कब जो है इनको ऑब्जर्व किया जाता है? पहला है 6 जनवरी, दूसरा 8 जनवरी, तीसरा 10 जनवरी, चौथा 12 जनवरी। तो क्या होना चाहिए सही जवाब बताइए? एंड द करेक्ट आंसर इज 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। 18वें सवाल पे चलते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म 2017 में लॉन्च हुआ था बेसिकली, इनका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। इसको लॉन्च अब इस बार किसने किया है? जो अपडेटेड वर्जन है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वेब, WEP, जब 2017 में आया था तो काफी सारे एग्जाम में भी पूछा गया था, न्यूज़पेपर में भी काफी मतलब हाईलाइट रहा था। पहला है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ना। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब बताइए? बताइए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ। एंड द करेक्ट आंसर इज, चलो आप कह रहे हो बोथ तो बोथ ही होगा। नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने मिलकर इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो लॉन्च किया है। 19वें सवाल की ओर चलते हैं। पराक्रम दिवस, अपने 5 फैक्ट्स की सीरीज में अब मैं आपके साथ इसको ले चुका हूं। तो पराक्रम दिवस नाउ ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी में पराक्रम दिवस को देखा जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या मोहन सिंह। क्या होना चाहिए सही जवाब बताइए मुझे? एंड द करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। तो इस बार 23 जनवरी 2021 से ही पराक्रम दिवस जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है। उनको अब एनुअली ही ऑब्जर्व करेंगे। इस बार सुभाष चंद्र बोस की 2021 में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेंगे, तो ध्यान रखिए, सवाल जैसे मैंने लिखे हैं वैसे नहीं आ सकते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की। उसी एनिवर्सरी पे, 125th एनिवर्सरी पे ही डिक्लेयर किया गया कि नाउ दिस डे विल बी एनुअली ऑब्जर्व्ड एज अ पराक्रम दिवस। चलिए 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो नेशनल यूथ डे जो है हर साल किस दिन को देखा जाता है? 12 जनवरी, 12 फरवरी, 18 जनवरी, 18 फरवरी। अगेन 5 फैक्ट्स की सीरीज से आया हुआ सवाल है ये। एंड द करेक्ट आंसर इज 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम लोग क्या देखते हैं? नेशनल यूथ डे। किसको कोमेमोरेट करने के लिए देखा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। इस बार उनकी कौन सी बरसी थी? तो 158th एनिवर्सरी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी की 125th, विवेकानंद की 158th। चलिए आगे चलते हैं 21वें सवाल की ओर। रिसेंटली ट्रोपैक्स इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, राइट। अभी हाल ही में न्यूज में था ट्रोपैक्स। ट्रोपैक्स है क्या? कोई जियोलॉजिकल टर्म है, या जियोलॉजी से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है, डिफेंस एक्सरसाइज है, या गवर्नमेंट स्कीम है कोई किसी तरीके की? क्या होगा राइट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रोपैक्स। करेक्ट आंसर इज सी, डिफेंस एक्सरसाइज। डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये, राइट। मैंने आपको 5 फैक्ट्स में बताया भी था। सी विजिल करके 21, सी विजिल 21 जो था वो देखा गया था। सी विजिल इंडियन नेवी ने इसको मतलब एक तरीके की डिफेंस एक्सरसाइज है। तो ट्रोपैक्स का यहाँ मतलब क्या है वो भी मैं लगे हाथों आपको बता देता हूँ। ट्रोपैक्स का मतलब होता है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, राइट। ये है ट्रोपैक्स का मतलब। तो एक तरीके की क्या है ये? डिफेंस एक्सरसाइज है। 22वें सवाल की ओर चलते हैं। हक्की हब्बा इज एन एनुअल डैश। हक्की हब्बा एक वार्षिक क्या है? कोई खेल है जो हर वर्ष मनाया जाता है, या कोई फेस्टिवल है, या अपडेटेड ऑनलाइन पोर्टल है जो हर साल अपडेट किया जा रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं है? क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज फेस्टिवल। हक्की हब्बा इज अ फेस्टिवल। ये कौन सा फेस्टिवल है सर? हक्की हब्बा ये एक बर्ड वॉच फेस्टिवल है, राइट। और इस बार कहाँ देखा गया है? इस बार कहाँ ऑब्जर्व किया गया है? कर्नाटका में मैसूर में देखा गया है, राइट। हक्की हब्बा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बर्ड वॉच
इट इज एन एनुअल बर्ड वॉच फेस्टिवल, राइट। आप में से कितने लोग मैसूर गए हैं घूमने के लिए? अगर आप में से जो लोग गए हैं तो क्या आपने वहां पे मैसूर पैलेस देखा है? कमेंट थ्रेड में कंफर्म कीजिए। बहुत ही प्यारी जगह है। नहीं गए हैं तो कभी प्लान बनाइए इस साल का। कोरोना तो मतलब है अभी भी, लेकिन थोड़ा जा सकते हैं घूमने वूमने। अब सैर सपाटे पे कोई रोक थोड़ी ना है, तो घूमने जाइए, मैसूर पैलेस देखिए, मैसूर घूमिए, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। 23वें सवाल की ओर चलते हैं। हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारत के अभी वर्तमान भारत वायुसेना के जो चीफ है वो कौन है वर्तमान? RKS भदौरिया, BS धनोआ, बीरेंद्र सिंह धनोआ बेसिकली, अर्जन सिंह या अरूप रहा? बताइए। एंड बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल छूटने नहीं चाहिए आपसे एग्जाम में। एंड द करेक्ट आंसर इज RKS भदौरिया इज द करेंट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इन्होंने अभी हाल ही में एक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें मतलब कि पेपरलेस जो काम है वो पुट फॉरवर्ड किया जाएगा, कि पेपर को जितना हो सके कम यूज करें और पेपरलेस काम को जो है प्रमोट किया जाएगा, राइट। ई-गवर्नेंस पोर्टल करके इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। तो लगे हाँ, तो ये भी हमने देख लिया कि करंट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है कौन। 24वें सवाल पे चलते हैं। पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड 450 किलोमीटर कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ डैश रुपीस करोड़। तो इतने करोड़ रुपए का 450 किलोमीटर का कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन बना है, जिसको वर्चुअली किसने इनॉग्रेट किया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है वर्चुअली। क्या होगा राइट आंसर? 3000 करोड़ है, 4000 करोड़ है, 5000 करोड़ है या 6000 करोड़ है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3000 करोड़ एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 करोड़। 25वें सवाल की ओर चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कार? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बेसिकली कार के नाम से इसे पढ़ा जाता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसकी राजधानी क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर जो है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्त हुए हैं, री इलेक्ट हुए हैं यहाँ पर वापस फिर से, राइट। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम लगे हाथ में बता देता हूँ, तब तक आप इनको देखिए कि इनकी कैपिटल क्या है। सोचिए, थोड़ा वक्त लीजिए। यहाँ के जो राष्ट्रपति जो री इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है फॉस्टिन आर्चेंज तोदेरा। फॉस्टिन, FAUSTIN, फॉस्टिन आर्चेंज तोदेरा, ये यहाँ के री इलेक्ट प्रेसिडेंट है अभी हाल फिलहाल के। यूनाइटेड हार्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे ये। तो मैंने इनकी कैपिटल पूछी है कि यानी कि कार की, यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या होनी चाहिए? बांगुई, लुआंडा, सराजेवो या किन्शासा? एंड द करेक्ट आंसर इज बांगुई। बांगुई इज द कैपिटल ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो कैसे लगे आज आपको 25 सवाल बिल्कुल एकदम अप टू एग्जाम लेवल के हिसाब से इन्हें फ्रेम किए गए हैं, राइट। आई होप आपको सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चाहते हैं खुद को आप एनरिच करना, खुद को एक रेगुलर स्टडी में डालना, कुछ डीप एंड रिच इंसाइट्स, अपने दिमाग को, अपने पर्सनैलिटी को एक बिल्कुल इंटेलेक्चुअल टाइप का शेप देना, इंटेलिजेंसिया कम्युनिटी से बिलोंग करना, तो आइए CA बूस्टर प्रीमियम में एनरोल कीजिए। साथ ही साथ पावर ऑफ 10 भी है, जिसमें 10 एडिटोरियल्स को एनालाइज किया जाता है आपके लिए। तो 40 एडिटोरियल एनालाइज पर मंथ होते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, एनरोल कीजिए, खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए जितना हो सके, राइट। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से, पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बनाए रखें, आपके अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स ही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।